एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। और यहाँ पे हम चैप्टर शुरू करें, चैप्टर नंबर 6, दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। देखिए, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हम चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में और उसकी वजह से उसके अर्थ के एक्सटर्नल्स में जो जो चेंजेस आए, ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं, उनकी वजह क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम देखेंगे। सो आफ्टर लर्निंग अबाउट कि अर्थ बॉर्न कैसे हुआ, how it evolved its crust and other part of inner layer, how its crustal plates moved and moving, other information on earthquake, volcanism, about rock mineral, it is time to get the detail about surface of the earth which we live. तो अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जहाँ पे हम रहते हैं। सो क्वेश्चन हेयर इज, सबसे पहले कि जो अर्थ का सरफेस है वो अनइवन क्यों है, जिसका ग्रेजुअल जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ का क्रस्ट कैसा है? अर्थ क्रस्ट इज डायनामिक। डायनामिक मीन्स कंटिन्यूसली चेंजिंग, continuously evolving, which we have covered in our last videos. So you are well aware that it has moved and moves vertically and horizontally, कि जो अर्थ है वो मूव हुआ है और मूव होता रहा है, वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी। ऑफ कोर्स इट मूव्ड अ बिट फास्टर इन पास्ट, लेकिन अभी वो थोड़ा स्लो मूव कर रहा है। आपने अभी देखा भी होगा कि लेटेस्ट जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट बढ़ गई है। अब जो हाइट बढ़ी है तो बर्फ़ तो पिघल रही है, फिर भी हाइट बढ़ी है, तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो भी अपवर्ड मूवमेंट अभी भी चल ही रहा है। पर भले ही वो अपवर्ड मूवमेंट अभी बहुत कम हो, लेकिन मूवमेंट तो हो ही रहा है ना। So the differences in the internal forces operating from within the earth which built up the crust have been responsible for the variations. तो ये जो डिफरेंसेस, ये जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? जो अर्थ के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे होते हैं उनकी वजह से। सो नाउ अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूसली सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस तो हैं ही हैं, प्लस अर्थ में बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं, जैसा कि सनलाइट का एनर्जी हो गया। सो ऑफ कोर्स जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो स्टिल एक्टिव हैं थ्रू डिफरेंट इंटेंसिटी। दैट मीन्स अर्थ सरफेस क्या है? इट इज़ कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड ऑल्सो द इंटरनल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस को एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, जो बाहर से आ रही है, और जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। Now the actions of exogenic forces, they result in degradation of elevations and filling up aggradation and on the earth surface. अब ये क्या चीज़ है, ये हम चैप्टर में अभी हमें बाद में समझ में आएगा। सिंपल ये क्या बोल रहे हैं कि एक्सोजेनस फोर्सेस की वजह से डिग्रेडेशन होगा एलिवेशंस का, यानी हाइट जो है वो कम होगी और जो गड्ढे हैं, डिप्रेशंस हैं, वो बढ़ेंगे। कैसे, ये हम पता चलेगा हमें आगे। द फिनोमेना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इन नोज एज ग्रेडेशन, and the exogenic forces continuously elevate or build up part of the earth's surface, and hence the exogenic forces fail to even out the relief variations. So the variation remain as long as the opposing forces of exogenic endogenic continue. In gradual term, exogenous forces are mainly land building forces and exo are mainly land wearing forces. कुछ नहीं, सिंपल ये बताने की कोशिश करी गई है कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, जो अर्थ के बाहर से आ रहे हैं, वो क्या हैं? वो मोस्टली चीज़ों को तोड़ते हैं, वियरिंग डाउन करते हैं। लेकिन जो एंडोजेनिक फोर्सेस है, जो अर्थ के अंदर से आते हैं, वो मोस्टली कुछ नया बना रहे होते हैं। दे आर लाइक बिल्डिंग समथिंग। तो इसीलिए एंडोजेनिक को लैंड बिल्डिंग फोर्सेस बोलते हैं एंड एक्सोजेनिक को हम लैंड वियरिंग फोर्सेस बोल देते हैं। सो सरफेस ऑफ अर्थ इज़ वेरी सेंसिटिव। ह्यूमन्स डिपेंड ऑन इट फॉर देयर सस्टेनेंस। अगर मान लो धरती ही नहीं होगी तो कहाँ रहोगे? हवा में तो नहीं रह सकते। अभी इतना टैलेंटेड तो ह्यूमन बीइंग नहीं हुआ है कि डोरेमोन का बैम्बू के ऑप्टर लेके वहीं पे अपना घर बसा लें। एंड दे हैव बीन यूजिंग इट एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली, सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इट। तो हम क्या हैं? हम धरती पे रहते हैं, उसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल जिस हद तक इस्तेमाल हो सकता है उस हद तक इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीज़ पे हमारा पूरा लाइफ डिपेंड है, उसको ठीक से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा।
So it is essential to understand its nature in order to use it effectively without disturbing its balance and diminishing the potential for the future. So अर्थ को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर हम ठीक से समझ पाएंगे तो हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने थोड़ा भी बैलेंस बिगाड़ दिया तो अर्थ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसा कि हमने देखा फ्लड्स वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह है, वो मोस्टली किस वजह से आता है कि आपने उसका बैलेंस बिगाड़ा। जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी अभी कुछ सालों पहले। सो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे उन्होंने मेजरली पेड़ वगैरह काटे थे जो कि इंक्लाइनेशन प्लेन्स वगैरह पे थे, इंक्लाइंड प्लेन पे थे। एंड उससे क्या हुआ, उससे अपोजिट फोर्स जो क्रिएट हुआ दूसरी साइड पे थी वहाँ पे नदियाँ, जिसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। एंड इतनी अगर आप ओवरऑल अर्थ का वाटर देखो तो जो उस नदी का वाटर था इट वाज ऑलमोस्ट नथिंग, ज़ीरो भी नहीं, आप समझो ज़ीरो भी नहीं। एंड इट क्रिएटेड अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यही है कि अगर थोड़ा भी बैलेंसिंग बिगड़ता है तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको इसीलिए ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। प्लस उसको यूज़ ऐसे किया जाए कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में सब ख़त्म ही हो जाए, ज़मीन ही ना बचे। तो इसीलिए इसको समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाउएवर ह्यूमन हैव कॉस्ट ओवर यूज़ ऑफ the resources. Use we must, but must also leave it potential enough to sustain life through the future. Most of the surface of the earth had been shaped over long period of time, and because of its use and misuse by human, its potential is being diminished at fast rate. अब देखिए, चाहे चाहे कितना भी मना किया हो, जो भी काम किया गया हो, बट सच्चाई तो यही है ना कि हमने उसको रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरीके से यूज़ किया। लाइक जिस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए उससे ज़्यादा हद तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, कुछ सस्टेनेबल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे रिसोर्सेज डिमिनिश होते जा रहे हैं। दे आर गेटिंग डिमिनिश एट अ फास्ट रेट। इस चीज़ को अब भी नहीं रोका गया तो शायद नेचर कुछ बहुत तगड़ा जवाब दे दे। तो इफ़ द प्रोसेसेस विच शेप्ड एंड आर शेपिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स and nature of material of which it is composed of are understood, precautions can be taken to minimize the detrimental effects. तो अगर हम इसको समझ ले, जान लें, तो हम उसको थोड़ा इफ़ेक्टिवली यूज़ करने का सोच सकते हैं। अगर हम उसको सोच पाएंगे, इस काम को कर पाएंगे, तो अर्थ इफ़ेक्टिवली आगे भी काम करती रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझना। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। इस वीडियो को हम इंट्रोडक्टरी पार्ट तक ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।